जाएगा लेक्चर का। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखें सभी लोग, that today's class we will study about the NCERT questions again। ठीक है, आज हमारी तीसरी क्लास हो जाएगी NCERT क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए। देखिए, हमने NCERT क्वेश्चंस के अंदर ये बात करी थी कि यार किस तरीके से प्रोजेक्टाइल के सवाल होते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में अगर कोई चीज दे दी जाए, रेन वाले क्वेश्चंस, ठीक है, फिर हमने फ्लैग वाले क्वेश्चंस को किया। आज हम फिर से एक प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। आज हम फिर से प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन पे वापस चलते हैं और ध्यान से देखते हैं क्या हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। तो एनसीईआरटी बुक्स को आप ओपन कर लीजिए, हम पेज क्वेश्चन नंबर 29 पे चलिए। किस पे चलना है? 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है एक बुलेट है जिसको 30 डिग्री पे फायर किया गया है, ठीक है। बुलेट हैज बीन फायर्ड एट एन एंगल, बुलेट फायर्ड एट एन एंगल 30 डिग्री, हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे, हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे। 3 किलोमीटर अवे का मतलब है 3000 मीटर्स, 3000 मीटर की दूरी पे जाके ग्राउंड पे हिट करता है ये बुलेट, ठीक है। बाय एडजस्टिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, बाय एडजस्टिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वन होप टू हिट अ टारगेट 5 किलोमीटर अवे, ठीक है। एडजस्ट करना चाहते हैं हम अपने इसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को, और चाहते हैं कि हमारा जो रेंज है वो 5 किलोमीटर हो जाए। मतलब डिजायर्ड रेंज मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, डिजायर्ड रेंज विल बी इक्वल टू 5 किलोमीटर्स, ठीक है। अज्यूम द मसल स्पीड टू बी फिक्स्ड, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। अज्यूम द मसल स्पीड टू बी फिक्स्ड एंड नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो गिवन डेटा है उस गिवन डेटा को यूज करके इनिशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए, इनिशियल वेलोसिटी को जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो यहां से मेरे पास निकल के आएगा, देखो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। व्हाट इज यू स्क्वायर? यू स्क्वायर निकालना है, साइन 2 थीटा तो साइन 60 हो गया, डिवाइडेड बाय जी व्हिच इज 10, and this will be equal to 3000 meters, this will be equal to 3000 meters। तो यहां से मेरे पास u स्क्वायर की वैल्यू निकल के आती है 3000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय sin 60 which is √3 by 2, sin 60 which is √3 by 2, ठीक है। √3 by 2 मेरे पास वैल्यू निकल के आ जाती है sin 60 की। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करेंगे तो मेरे पास देखो ऊपर तो बन रहा है 30,000, नीचे बन रहा है √3, और जब भी ऊपर 2 ऊपर जाएगा तो 60,000 हो जाएगा डिवाइडेड बाय √3। ये मेरे पास वैल्यू किसकी आती है, यू स्क्वायर की आती है। नाउ हम जानते हैं जो मैक्सिमम रेंज है, वी नो दैट द मैक्सिमम रेंज इज एट थीटा 45। अब हम चेक कर लेते हैं क्या मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे जो आ रही है क्या वो 5000 है कि नहीं। अगर 5000 है दैट मींस वो पार्टिकल जो है उसको थ्रो किया जा सकता है, लेकिन अगर वो 5000 नहीं है, 5000 मींस 5 किलोमीटर तक हम फेंकना चाहते हैं ना, तो उसको मीटर्स में करेंगे तो 5000 मीटर्स होता है, ठीक है। हम चाहते हैं हमारा प्रोजेक्टाइल को हम इतना दूर फेंकें, 5 किलोमीटर दूर फेंकें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेंज मैक्सिमम निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे कि क्या मैक्सिमम रेंज 5000 है कि नहीं। अगर है तो फेंका जा सकता है, और अगर नहीं है तो नहीं फेंका जा सकता, ठीक है। तो हम यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, रेंज मैक्स, आर मैक्स का फॉर्मूला हो जाता है यू स्क्वायर बाय जी। व्हाट इज यू स्क्वायर? 60,000 बाय √3 एंड जी की वैल्यू 10। तो जब यहाँ से अपन कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा 6000 बाय √3। आंसर क्या आ जाएगा? 6000 बाय √3, ठीक है। 6000 डिवाइडेड बाय √3, या फिर बोले 1.73। सो द आंसर विल बिकम 3468 मीटर्स। मतलब इस पार्टिकल को मैक्सिमम से मैक्सिमम हम कितनी दूर तक फेंक सकते हैं, 3468 मीटर्स तक फेंक सकते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू थ्रो द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5000 मीटर्स। हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट को 5000 मीटर की हाइट पे फेंका, मीटर की डिस्टेंस पे फेंका जाए। क्या फेंका जा सकता है? कौन बता सकता है, यस और नो? जितने लोग कहते हैं नो, हैंड रेज करके बताइए, क्या फेंका जा सकता है कि नहीं फेंका जा सकता। जितने लोग कहते हैं कि नहीं सर नहीं फेंका जा सकता, हैंड रेज करके बताइए।
फटाफट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल था, उसको 3000 मीटर की रेंज तक हमने फेंका 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, वहां से हमने इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या इसको 5000 मीटर की डिस्टेंस तक फेंका जा सकता है कि नहीं। तो हमने चेक कर लिया कि भाई मैक्सिमम रेंज क्या है इसकी। मैक्सिमम रेंज अगर निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या उससे ज्यादा पे फेंका जा सकता है कि नहीं फेंका जा सकता। मैक्सिमम रेंज ही इसकी कितनी आ रही है, 3468 आ रही है। क्या मतलब मैं 5000 मीटर पे फेंक सकता हूँ क्या? नहीं फेंक सकता ऑब्वियसली। वी कैन नॉट थ्रो दिस एट द डिस्टेंस ऑफ 5000 मीटर्स, ठीक है, इसको 5000 मीटर्स के डिस्टेंस पे हम नहीं फेंक सकते। क्यों नहीं फेंक सकते? अरे क्लियरली पता चल रहा है मैक्सिमम रेंज कितनी है, 3468। 5000 पे कैसे फेंकोगे जब इसकी मैक्सिमम रेंज ही 3468 आ गई। बताइए बेटा सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये? अच्छा सवाल है बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की मैंने 3 प्रॉपर्टीज आपको बताई थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी की मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पे मिलती है, तो मैक्सिमम रेंज फॉर अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कम्स एट अ एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। मैक्सिमम रेंज जो है किसी भी प्रोजेक्टाइल की 45 डिग्री पे देखने को मिलती है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, दूसरी चीज हमारे पास ये है कि भाई जो भी पार्टिकल है, लेट अस सपोज एक्स वाई जेड कोई भी पार्टिकल है हमारे पास, अगर उसको मैं थीटा एंगल पे फेंकूं या 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंकूं, एक बार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को हमने थीटा रखा है, एक बार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को हमने 90 माइनस थीटा रखा है, दोनों ही प्रोजेक्शन एंगल्स पे रेंज जो है वो सेम आती थी, ठीक है। रेंज जो है वो क्या आती थी, सेम आती थी। मैंने आपको ये चीज डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से समझाई थी, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। सी हमने क्या किया, एक बार तो प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका, ध्यान से देखना, दोनों में इनिशियल वेलोसिटी दोनों प्रोजेक्टाइल्स की सेम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज थीटा एंगल एंड द अदर वन इज 90 माइनस थीटा एंगल। जब हम थीटा एंगल पे फेंक रहे हैं, 21, जब हम थीटा एंगल पे फेंक रहे हैं तो एक सर्टेन रेंज मिलेगी मुझे, आप देखो यहाँ पर देख पा रहे हो आप, ठीक है। एंड जब 90 माइनस थीटा पे फेंकते हैं तो भी एक सर्टेन रेंज मुझे मिलती है, मुझे मिल जाती है, ठीक है। इस तरीके से मुझे एक सर्टेन रेंज मिलती है। देखिए 90 माइनस थीटा एंड थीटा पे दोनों पे मुझे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग दिख रहे हैं, मुझे हाइट दोनों की अलग अलग दिख रही है, लेकिन दोनों की रेंज मुझे सेम दिख रही है। बोथ आर हैविंग द सेम रेंज। अब कोई बोले कि सर अगर हम 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो क्या होगा, तो 45 डिग्री पे फेंकने पे, ये रेड कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, 45 डिग्री पे फेंकने पे मैक्सिमम रेंज आपको देखने को मिलेगी। प्रोजेक्टाइल की रेंज सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेंज दिखेगी आपको। हमसे पता है क्या पूछा जाता है, हमसे पूछा जाता है, जैसे मान लो अभी नीरज चोपड़ा वाला केस था, जैवलिन थ्रो वाला केस, ठीक है, बहुत उसके मीम्स भी बन रहे हैं, बहुत कुछ बन रहा है। नीरज चोपड़ा वाला केस क्या था, नीरज चोपड़ा ने अपने जैवलिन को लिया और उसको चाहिए थी अपने प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज, उसने जैवलिन को किस एंगल पे फेंका, ऑब्वियसली उसने जैवलिन को कितने एंगल पे फेंका होगा, 45 डिग्री के एंगल, ठीक है, क्योंकि उसे क्या चाहिए, मैक्सिमम रेंज चाहिए। और हम जानते हैं एक प्रोजेक्टाइल की, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पे आती है, 45 डिग्री के एंगल पे आती है। तो जब नीरज चोपड़ा ने अपने जैवलिन को थ्रो किया, वो क्या चाहता था कि वो जैवलिन मैक्सिमम रेंज ऑक्यूपाई करे, वो हाइट नहीं चाहता था, उसको हाइट से मतलब नहीं है, उसको रेंज से मतलब है। और वो जानता है कि ये जो रेड वाला केस है, 45 डिग्री वाला केस जो है, इस रेड वाले केस के अंदर उसे मैक्सिमम रेंज मिलेगी। तो
वो क्या करता है, सालों साल प्रैक्टिस करता है, सालों साल प्रैक्टिस करता है कि भाई मैं जिस एंगल पे फेंकूं वो कितना हो, 45 डिग्री। मैं जिस एंगल पे अपने प्रोजेक्टाइल को फेंकूं, अपने जैवलिन को थ्रो करूं, तो वो 45 डिग्री का एंगल हो। ठीक है, अब 87 मीटर्स के आसपास, 87 पॉइंट समथिंग मीटर्स था, 87 मीटर्स के आसपास उसका जैवलिन थ्रो था। ठीक है, तो जब नीरज चोपड़ा ने 87 मीटर्स के आसपास अपने जैवलिन को थ्रो किया, तो उसकी रेंज कितनी हो गई, रेंज 87 मीटर्स हो गई। ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने 87 मीटर्स का प्रोजेक्टाइल थ्रो किया। ठीक है, ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने 87 मीटर्स का अपना जैवलिन थ्रो किया, और नीरज चोपड़ा जानता था कि 45 डिग्री के एंगल पर अगर वो फेंकेगा तो उसका जैवलिन सबसे दूर जाएगा। तो उसने सालों साल क्या प्रैक्टिस की है कि मैं 45 डिग्री के एंगल पे अपने जैवलिन को थ्रो करूं। सालों साल उसने यही चीज प्रैक्टिस की है कि मैं अपने जैवलिन को कितने एंगल पे फेंकूं, 45 डिग्री के एंगल पे, ताकि उसे क्या मिले, मैक्सिमम रेंज। अब आप जानते हैं कि रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है u² sin 2 थीटा अपॉन में g। अगर मैं यहाँ पर थीटा बराबर 45 रख दूं ना, तो मेरे पास रेंज बन जाएगा u² sin 90/g, या फिर बोले आर मैक्स की वैल्यू बन जाएगी u²/g। आर मैक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, u²/g बन जाएगी। अब आप इसके अंदर अगर इनिशियल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, रेंज की जगह आप रख दीजिए 87 पॉइंट समथिंग मीटर जो भी था, एंड g की वैल्यू आप जानते ही हैं, पुट करिए, u की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। काफी सोशल मीडिया पे चल भी रहा है ये चीज, ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा। लेकिन हम इसके पीछे ये नहीं देखना चाहते कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, उसने क्या किया ना। हम तो ये देखना चाहते हैं कि किसी भी जैवलिन थ्रोअर को, किसी भी एथलीट को अगर अपने प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम डिस्टेंस पे फेंकना है, मैक्सिमम दूरी पे फेंकना है, तो कैसे फेंकेगा। अगर वो अपने प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम दूरी पे फेंकना चाहता है, तो हाउ ही विल थ्रो इट, कैसे वो उसको थ्रो करेगा। भाई आप क्या करोगे, अपने जैवलिन को पकड़ोगे और उसको 45 पे फेंक दो। ठीक है, बताइए सबको ये बात क्लियर है कि नहीं। Yes, everyone. चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो दीज आर द डिफरेंट केसेस ऑफ प्रोजेक्टाइल, और प्रोजेक्टाइल के अपने काफी सारे क्वेश्चन भी क्लास के अंदर कर लिए हैं। ठीक है, एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 25 है। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। यस मोहन जैन, क्या कहना चाह रहे हो। मतलब एक डाउट है सर, वो नीरज से रिलेटेड सर, वहां पे तो सर एयर रेजिस्टेंस भी होता है ना, तो सर 45 डिग्री मैक्सिमम रेंज आ जाएगा। बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या नहीं सर, मतलब अगर हम रियल लाइफ में देखें तो 45 डिग्री पे आ सकता है क्या मैक्सिमम रेंज। रियल लाइफ में देखें तो भी 45 डिग्री पे ही आएगा, लेकिन एयर रेजिस्टेंस के कारण ना रेंज थोड़ी कम हो जाएगी, और कुछ सर मीन 45 डिग्री पे ही आएगा ना। नहीं। हाँ मेरे को एक बात बताओ, एयर रेजिस्टेंस के कारण एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, एक्स एक्सिस, थोड़ा सा पीछे। एक्स हाँ एक्सिस, एक सेकंड पे। वाई हाँ एक्सिस में तो उतना ही है, वाई एक्सिस में तो जी, हाँ एक्स एक्सिस में देयर विल बी ए पर्टिकुलर एक्सेलरेशन जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, पार्टिकल जो है उसको रिटार्ड करने की कोशिश कर रहा होगा। तो हाँ। थ्योरेटिकल जो वैल्यू आएगी, जिसमें अपन एक्सेलरेशन को जीरो मान के चलेंगे, इन रियलिटी उससे थोड़ी कम वैल्यू आती है। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस। ओके सर, मतलब मैक्सिमम रेंज उसमें भी 45 डिग्री पे आएगी, पर जो रियल लाइफ सिचुएशन और वर्चुअल है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके सर। ठीक है, ऐसे ही है ना, हम एक केस अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर में भी देखने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन में अपन देखेंगे, फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, और वहां पर हम बात करेंगे उसेन बोल्ट की। ठीक है, अब उसेन बोल्ट क्या करता है, उसेन बोल्ट भागता है।
अब क्या उसके पैरों में बहुत ज्यादा भगवान ने शक्ति दे रखी है इसलिए वो तेज भागता है क्या? नहीं। उसेन बोल्ट को ट्रिक पता है, उसेन बोल्ट को ट्रिक पता है कि वो मैक्सिमम फ्रिक्शन कैसे बना पाए। चलना दौड़ना ये सब एग्जांपल्स होते हैं फ्रिक्शन के। तो एथलीट्स क्या करते हैं अपने ट्रेनिंग में, अपनी ट्रिक को, जो उनकी एथलीट्स की थ्रोइंग की और चलने की जो ट्रिक्स है ना, उस ट्रिक को, ठीक है, मास्टर करते हैं, उस ट्रिक को मास्टर करते हैं, उसके बारे में उसको इतनी बार प्रैक्टिस करते हैं कि वो उनके मसल मेमोरी में आ जाती है, उनको सोचना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक होता है काम। ठीक है, उनको सोचना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक होता है काम। तो वही चीज है बेटा। ओके सर, थैंक यू। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। बोल रहे हैं यहाँ पर एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट एन हाइट ऑफ 3400 मीटर्स। तो मैं ग्राउंड बनाता हूं सबसे पहले, ग्राउंड बनाता हूं सबसे पहले। ये लो बनाया ग्राउंड, और मैंने यहाँ पर क्या बताया कि भाई इस ग्राउंड से 3400 मीटर्स की हाइट पे, 3400 मीटर्स की हाइट पे हमारा एक एयरक्राफ्ट था जो फ्लाई करता था। हमारा जो एयरक्राफ्ट था वो फ्लाई करता था। बोल रहे इफ द एंगल सबटेंडेड एट द ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट 10 सेकेंड्स अपार्ट इज 30 डिग्री। अरे क्या बात कर दी इसने। बोला कि मान लेते हैं पहले एयरक्राफ्ट है ना यहाँ था, फिर थोड़ी देर बाद है ना एयरक्राफ्ट ऐसे आगे यहाँ पर पहुंच चुका है। ठीक है, पहले एयरक्राफ्ट एक पर्टिकुलर जगह पे था, थोड़ी देर बाद एयरक्राफ्ट थोड़ी और पहुंच चुका है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो टाइम है वो 10 सेकेंड लगा है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना टाइम लगा है मूवमेंट में? 10 सेकेंड लगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। हमने क्या किया, इसको ज्वाइन किया इन दोनों पॉइंट्स को, और ये लो बोला कि ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। जब उस ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट से इन दोनों पॉइंट्स को ऑब्जर्व किया जाता है तो कितना एंगल सबटेंडेड दिखता है? कितना एंगल सबटेंडेड दिखता है? तो 30 डिग्री का एंगल सबटेंडेड दिखता है। हमसे पूछा जा रहा है बताइए कि कितनी स्पीड होगी इस एयरक्राफ्ट की। बेटा ये तो सवाल 2D मोशन का है ही नहीं, ये सवाल किसका है? ये सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का है। ये सवाल किसका है? हाइट एंड डिस्टेंस। कैसे हाइट एंड डिस्टेंस है? ठीक है, कैसे हाइट एंड डिस्टेंस है भाई? आप ये देखिए 10 सेकेंड्स की दूरी पे दो पोजीशंस है। ठीक है, ए पोजीशन, बी पोजीशन, ए पोजीशन, बी पोजीशन, 10 सेकेंड्स की दूरी पे है दोनों। अब दोनों के बीच में यहां से यहां तक ऐसे, दोनों के बीच में यहां से यहां तक बीच में क्या आता है? कुछ डिस्टेंस सबटेंड होता है। एक पॉइंट था ए, बी पॉइंट पे 10 सेकंड बाद पहुंचा, तो कुछ डिस्टेंस चला एयरक्राफ्ट। कितना डिस्टेंस चला होगा? तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड को v मान लेता हूं और टाइम को t मान लेता हूं। स्पीड इनटू टाइम। अब टाइम तो मुझे पता है ना कितना है, तो टाइम मुझे पता है 10 सेकंड, तो 10 टाइम्स v हो गया यहाँ पर। ठीक है, आधा यहां से देखेंगे तो आधा कितना हो गया एंगल? 15 डिग्री। अब लगा दो यहाँ पर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। क्या लगाएंगे? tan 15 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इज 5 टाइम्स v, बेस इज 3400। सॉल्व करेंगे यहां से और v की वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। v की वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। tan 15 डिग्री की वैल्यू कहां से निकालेंगे? तो सर हमें पता है sin 15 डिग्री कैसे निकाला जाता है, cos 15 डिग्री कैसे निकाला जाता है। किसकी, कौन बता सकता है sin 15 डिग्री एंड cos 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? Yes, who can give the answers? What is the value of sin 15 degree and cos 15 degree? बेटा क्या कर रहे हो? √3 - 1/2 √2, और ये बना √3 + 1/2 √2। कहां से निकाला था? तो हम जानते हैं साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। याद करो यार, क्या कर रहे हो? साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इसी को तो साइन 15 बोलेंगे। अब यहां से जब वैल्यू कैलकुलेट की जाती है तो बनता है √3 - 1/2 √2। क्या बनता है? √3 - 1/2 √2। इस तरीके से निकाली जाती है।
ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। बताइए सबको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फास्ट। यस एवरीवन। देखिए 11th क्लास स्टूडेंट्स, टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द क्लास, बिकॉज पूरी स्कूल के अंदर एक ही क्लास ऐसी है जो किसी भी पार्ट में नहीं लेती, ना वो एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्ट लेती है, ना क्लास के अंदर आंसर्स देती है। ठीक है, सिर्फ कुछ ही बच्चे हैं, 4-5 बच्चे क्लास के अंदर जो आंसर देते हैं, बाकी कोई पार्ट लेता ही नहीं। आप इस चीज का ध्यान रखें। आप अपने सीनियर्स को देखें 12th क्लास को, आप अपने जूनियर्स को देखें 10th क्लास को, और आप उनसे सीखें कि किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं क्लासेस के अंदर, किस तरीके से वो सारी चीजों का ध्यान रख रहे हैं। आप भी उस तरीके से उन्हीं सब चीजों का ध्यान रखेंगे, उसी तरीके से चलेंगे। चलिए, आज मैं बात शुरू करने जा रहा हूँ सर्कुलर मोशन की। ठीक है, एक पार्टिकल कब कहा जाता है कि सर्कुलर मोशन में, एक पार्टिकल कब कहा जाएगा कि इट इज इन सर्कुलर मोशन? तो आप ध्यान से देखिए, व्हेन देयर इज एन ऑब्जेक्ट, ऐसे मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर रेड कलर से येलो शेड करके, एंड इफ दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, अगर ये ऑब्जेक्ट किस पे मूव करे, एक सर्कुलर पाथ पे मूव करे, इफ दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, देन व्हाट इज हैपनिंग? ध्यान से देखिए, इसकी कुछ ना कुछ सर्टेन वेलोसिटी है, दिस पार्टिकल इज हैविंग दिस सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है, v वेलोसिटी। कुछ देर बाद ये पार्टिकल घूम के यहाँ पर कहीं पे पहुंच चुका होगा, तो यहाँ पर इसकी सर्टेन वेलोसिटी रहेगी। कुछ देर बाद ये घूम के पार्टिकल यहाँ कहीं पे पहुंच चुका होगा, यहाँ पर इसकी सर्टेन वेलोसिटी रहेगी। So what is happening that whenever a particle executes a circular motion, it is acquiring a path which is equivalent to a circle. It is acquiring a path which is equivalent to a circle. एक सर्कल जैसा पाथ ये एक्वायर कर लेता है, ठीक है। It is acquiring a path which is equivalent to a circle. सर्कल जैसा दिखता है जो कि पाथ, ठीक है। तो path which is acquired by this particle is equivalent to a circle. हमें यहाँ पर बोला जाता है, ध्यान से देखिए, दो बातों के बारे में बात की जाती है। अगर मैं इस पार्टिकल की हर पॉइंट पे वेलोसिटी देखूं, अगर मैं इस पार्टिकल की हर पॉइंट पे वेलोसिटी देखता हूं, तो आप देखो कैसे दिख रही है आपको वेलोसिटी। आप देखो हर पॉइंट पे वेलोसिटी इस पार्टिकल कैसे दिखेगी, टेंजेंशियल। मान लो शुरुआत में पार्टिकल ऐसे सामने जा रहा था ऐसे, फिर कुछ देर बाद ऐसे घूम गया तो इसकी वेलोसिटी सामने, फिर कुछ देर बाद घूम जाएगा वेलोसिटी इस तरफ, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, चेंज कर रही है, कंटिन्यूअसली वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर रही है। दैट मींस शुरुआत में पार्टिकल सामने देख रहा था, फिर थोड़ी देर बाद इधर देखने लगा, फिर इधर देखने लगा, एंड सो ऑन, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करती जा रही है। लेकिन यू कैन सी दैट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा। दैट मींस वी कैन आल्सो से वन थिंग, दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो बदल रही है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नहीं बदल रही, चेंज नहीं हो रही। सर अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी तो हम इस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे? बेटा हम इस टाइप के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आपसे एक सवाल पूछा जाता है एग्जामिनेशन में
कि सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है, कि सर जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या एक्सेलरेटेड है कि नहीं है? Give answer that whether uniform circular motion is an accelerated motion or not. Yes. Yes, sir. Yes sir, accelerated. Yes, Why sir. it is accelerated? सर सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन कंटिन्यूस है ना सर, और डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन है। मुझे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नहीं चाहिए, मुझे तो लॉजिक चाहिए। आई वांट द लॉजिक। सर डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है ना बार बार, तो एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा ना बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। Velocity being a vector quantity, velocity being a vector quantity has direction as well as magnitude. Velocity के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी, ठीक है। मैग्नीट्यूड चाहे उसका कांस्टेंट रह जाए कोई से मतलब नहीं है अपन को, मैग्नीट्यूड चाहे उसका कांस्टेंट रह जाए वी डोंट केयर, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन बदल रही है, अगर उसकी डायरेक्शन बदल रही है, मान लो एक तरफ पहले वेक्टर कहीं पे पॉइंट करता था, ये देखो मैंने टिक लगा के दिखाया, फिर दूसरे कुछ देर बाद वेक्टर अपनी डायरेक्शन बदल लेता है, फिर कुछ देर बाद वेक्टर अपनी डायरेक्शन बदल लेता है, दैट मींस द वेक्टर इज कंटीन्यूअसली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अगर कोई वेक्टर अपनी डायरेक्शन को कंटीन्यूअसली चेंज करे, दैट मींस द वेक्टर इज चेंजिंग। वेलोसिटी बीइंग ए वेक्टर क्वांटिटी, इफ इट्स चेंज, that means the body is accelerated, that means the body is accelerated। body पे क्या है? acceleration है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा होता है, आपसे अगर कोई पूछ ले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड, ऑलवेज एक्सेलरेटेड। अब एक्सेलरेशन भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक्सेलरेशन भी दो तरीके के हो सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन बता सकता है कि यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है? कौन बता सकता है? सर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यस अपेक्षा। Uniformly accelerated. बेटा it is non-uniformly accelerated. Why it is non-uniformly accelerated? because हम थोड़ी देर बाद इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, हो सकता है कल की क्लास में ही पढ़ लें कि जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर दो तरीके से लग सकता है, एक तो टेंजेंशियल, एक सेंट्रीपिटल। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें तो इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। दिस इज AC, दिस इज AC, दिस इज AC। centripetal acceleration, if the direction of centripetal acceleration is always directed towards the center, that means particle कहीं पे भी चला जाए डायरेक्शन थोड़ी थोड़ी बदल रही है, एक्सेलरेशन की भी। अगर एक्सेलरेशन की खुद की डायरेक्शन बदलेगी तो एक्सेलरेशन खुद कैसा हो जाएगा, एक वेरिएबल क्वांटिटी हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड, एंड व्हिच काइंड ऑफ एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट। So this is non-uniformly accelerated. Whenever we are talking about circular motion, हमें एक चीज का ध्यान रखना है, हमें एक चीज का ध्यान रखना है। क्या है वो चीज? कि भाई सर्कुलर मोशन जो है, कि भाई सर्कुलर मोशन जो है, द सर्कुलर मोशन, इस सर्कुलर मोशन के अंदर पार्टिकल जो है कैसे चलता है? सर्कुलर पाथ पे। सर्कुलर पाथ पे चलने की वजह से उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करती है? चेंज। कैसे चेंज करती है? बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंजिंग। कैसे चेंज करती है? बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंजिंग, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज करती है इसलिए। अब ये मोशन कैसा होता है? तो इट इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड, और एक्सेलरेशन भी यहाँ पर कैसा है? तो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है। अब चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, हमेशा एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगा, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड। ये हमसे एचसी वर्मा के अंदर सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है, एचसी वर्मा के अंदर ये सवाल है, और आपको इस चीज का ध्यान रखना है दैट सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड, चाहे कांस्टेंट स्पीड हो चाहे वेरिएबल स्पीड हो। वी नो वन थिंग दैट इट इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड। बताइए हैंड रेज करके, यहाँ तक बात सबको क्लियर है कि नहीं? पास।
तो ऑलमोस्ट 2D मोशन अब अपन एंड तक पहुंच चुके हैं। विद इन दिस वीक अपन लॉज ऑफ मोशन भी स्टार्ट कर देंगे। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो हैंड अनम्यूट करके पूछ सकता है। सर मतलब हम कह सकते हैं ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्वेश्चन है इधर सर्कुलर मोशन इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बिल्कुल कह सकते हैं। कि अपन लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में बात कर रहे हैं, किसकी? मतलब हम लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। की टर्म्स में बात करेंगे तो हम स्पीड की बात हाँ नहीं कर रहे, हम स्पीड की बात नहीं कर रहे। स्पीड तो यहाँ पर कांस्टेंट दिखता है। यस सर। वेलोसिटी के टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो ये कैसा निकल के आता है? नॉन यूनिफॉर्म निकल के आता है। ओके सर, गॉट इट। चलिए, तो आज की क्लास फिर यहीं पे अपन खत्म करते हैं। एनी अदर डाउट्स?